हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अर्चना। वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम, जहाँ पे हम बेसिकली यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर और जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन में जितने भी आप प्रिपरेशन करते हो या फिर आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है, इन सभी से रिलेटेड मैं आपके पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड में बेसिकली जो मेरी क्लासेस जाती हैं वो आपको होम साइंस को देखने के लिए मिलेगी। एंड पेपर फर्स्ट में टोटल 10 यूनिट्स जो है आपके वो सारे मैं कवर करने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मेरे जो आपको सेशन मिलते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलते हैं और केवल यूट्यूब चैनल पे ही आपको अवेलेबल होंगे। सो मेरी जो टाइमिंग होती है क्लास की उसको हम एक बार देखेंगे एंड देन आफ्टर हम जो है क्वेश्चन आज के सॉल्व करेंगे। और आज के जो क्वेश्चंस होंगे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पेपर फर्स्ट ही आज हम सॉल्व करेंगे। सो पेपर फर्स्ट में जो मेरी टाइमिंग होती है वो 6 PM होती है और जो टोटल आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक चलती है। संडे जो होता है उसमें हम करते हैं मैराथन में जितने PYQs होते हैं उन्हीं को मैं आपके नीड के अनुसार, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, यानी उसे मैं आपको एज ए थियरीज की तरह आप कह सकते हैं कि उसे मैं आपको पढ़ाती हूँ। इसके अलावा आपके ये पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों हैं, आप यूट्यूब चैनल पे यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के सर्च कर सकते हैं और वहाँ जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट मैं जो भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ आपको वो इंस्टेंट मिल जाए। बाइलिंगुअल पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही मेरे बाइलिंगुअल जाते हैं। पेपर सेकंड में जो मेरे यहाँ से बेसिकली आपको क्लासेस मिलती हैं, जो मैं क्लासेस देती हूँ होती है आपकी होम साइंस की क्लासेस, ठीक है। 11:30 मॉर्निंग में ये क्लासेस मेरी चलती हैं, टोटल 6 डे चलती हैं। संडे में हम करते हैं मैराथन एंड वो मैराथन एंड पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही हमारे जो लैंग्वेज होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं, ठीक है। PYQs जब हम करते हैं स्पेशली संडे में, तो उससे रिलेटेड जितनी भी थियरीज़ मुझे लगता है कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपको थियरी में कन्वर्ट करके जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जितने टाइप्स हैं या फिर कुछ ऐसे जो आपके सिद्धांत हैं या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मुझे लगता है इसको समझाना बेहद इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज NTA की कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीट तो करता है बट उसके टर्म्स, उसके पूछने का तरीका सब में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, तो उसे मैं आपको जो है डिटेल में यहाँ पे समझाने का प्रयास करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल्सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का जो हमारा पेपर है। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड सॉल्विंग दिस पेपर मैं आप सभी को अवेयर करा दूँ कि ये जो पेपर है MP सेट का फर्स्ट पेपर है, ठीक है। मॉर्निंग में ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया आप लोगों को, जिसमें इससे पहले हमने टोटल 80 क्वेश्चंस कवर किए थे आपके होम साइंस में, जो वो भी आपका MP सेट का ही पेपर था और दिस इज़ ऑल्सो आपके MP सेट का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। सेट, नेट या फिर कोई भी हम जो PYQs सॉल्व करते हैं उसका एक ही मतलब होता है सॉल्व करने का, कि उसमें कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाता है, हमें एक वर्चुअल चीज़ें समझ आती हैं कि कितना मेरा जो है नंबर बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बिल्ड हो जाती है कि मैं कितना इस एग्ज़ाम में एफर्ट दे पाऊँगी, कितना मतलब आपके अंदर क्या लैक ऑफ लर्निंग रह गई है, उस चीज़ों को लेकर के भी आप इसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एंड कर पाते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि नहीं मेरी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं है और अच्छी हो सकती है। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन गिवन है। हम 50 के 50 टोटल मैं सोचूंगी कि आज ही आपके कवर करा दूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के काम से कभी कभी मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता, तो आपकी क्लासेस अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैं। रिकॉर्ड तो हो जाते हैं बट अपलोड होने में बहुत समय लगते हैं, और मेरी कोई भी क्लासेस आप देखेंगे तो 20 मिनट्स 10 मिनट्स 30 मिनट्स की नहीं होती, ऑलमोस्ट कम से कम मेरी जो क्लासेस जाती है आपके 40 एवर जाएंगे, यानी 40 मिनट से एवर मेरी क्लासेस हो ही जाती है, तो उसको डाउनलोड होने में भी पूरा समय लगता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन हैं आज पेपर फर्स्ट के, इसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो शायद आपके नेट के एग्जामिनेशन के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो मैं उतना डिटेल में आपको इसे नहीं बताऊंगी, बट यदि सेट का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप उसको स्पेसिफिकली आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको उसे डिटेल में वहाँ पे मेंशन कर दूँगी या पिन कर दूँगी। क्वेश्चन है आपका, जब हम विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से
क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्या वो निर्देशात्मक उद्देश्य होते हैं, व्यवहारिक उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य होते हैं या सामान्य उद्देश्य होते हैं? When we write specific objectives in a term of behavioral term, they are known as instructional objectives, behavioral objectives, या फिर आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, या फिर जनरल यानी समान उद्देश्य होते हैं। क्वेश्चन में पहले ही पूछा है कि जब हम स्पेसिफिक राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और उसको जो उसका जो दृष्टिकोण होता है लिखने का, जो तरीका है, जो दृष्टिकोण है, वो है हमारा बिहेवियरल टर्म्स दे हैव नोन एज, क्या बेसिकली उसको जाने जाएंगे। सो कंस्ट्रक्चुअल में ये आपका नहीं आएगा, जो आंसर आपका करेक्ट होगा दैट इज़ द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव यानी व्यवहारिक उद्देश्य। ठीक है, एजुकेशनल नहीं आएंगे एंड देन समान उद्देश्य भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसने दिया है कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की व्यवस्था है? यानी किसने ये दिया है कि स्टेटमेंट दिया है, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कंटिन्यूस ऑफ रेनफोर्समेंट। किसने बताया है बेसिकली रेनफोर्समेंट के बारे में? क्या स्किनर ने दिया है, या फिर रियांस ने दिया है, क्लार्क ने दिया है, या फिर गेज ने दिया है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है ये सेट के पर्पज से अच्छा है, नेट के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस तरीके से किसी का कथन नहीं पूछा जाता है स्पेशली नेट के एग्जामिनेशन में। तो यदि आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप जो है इसे प्रीफर कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे स्किप भी कर सकते हैं। और कभी पूछ भी देता है तो आपके जितने ओवरऑल क्वेश्चन हो से उसमें शायद एक आध क्वेश्चन पूछ दे, वो भी बहुत माइनर चांसेस है पूछने के। ठीक है, सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द स्किनर ने बेसिकली दिया था आपके रेनफोर्समेंट के बारे में, यानी कॉग्निशन ऑफ रेनफोर्समेंट बेसिकली स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट वन इज विकास तकनीक में रचनात्मक पहलू में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? यानी आपके जो है कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इवोल्यूशन टेक्निक इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा शामिल है? क्या वो आपका रिकॉल एंड रिकॉग्निशंस है, या फिर आपके जो है परफेक्शंस है यानी जो आपने धारणा बना रखी है, या फिर आपके रिसीविंग्स है, या फिर आपके स्टिमुलेशंस है? सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द स्टिमुलेशंस यानी उत्तेजना। क्या वो आपके स्मरण और पहचान है, धारणा है, प्राप्त करना है, या फिर उत्तेजना? तो इसमें आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द स्टिमुलेशंस। शिक्षण में चिंतनशील अभ्यास चक्र के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन में साफ साफ पूछा है नहीं है। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट करेक्ट? ऑप्शन इज नॉट करेक्ट फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग। जब भी हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग की या फिर रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की, तो एक बात हमेशा श्योर करके रख लें कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग का एक ही मतलब होता है, वो होता है आप सो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है कि जब हम बात कर रहे थे रिफ्लेक्टिव टीचिंग की, तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग हो गई या फिर रिफ्लेक्टिव लर्निंग हो गई या फिर रिफ्लेक्टिव जब भी हम रिफ्लेक्टिव टर्म का यूज़ करते हो तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टिव तब होता है जब आप पीएचडी लेवल में आ जाते हैं, यानी आपने हायर एजुकेशन में आ गया, जब आप समस्याओं को सोचना स्टार्ट कर देते हैं, उससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचने लगते हैं, तो तब आप रिफ्लेक्टिव टीचिंग या फिर रिफ्लेक्टिव टर्म्स इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी लर्नर है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगता है ना, वो अपने प्रॉब्लम का सलूशन खुद ढूंढता है। तो ये हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल की बात आती है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस साइकिल ऑफ टीचिंग, इसमें से क्या नहीं होता है? क्या वो मेंटोरिंग है, या फिर प्लानिंग है, असेसिंग है, या फिर आपके आता है आकलन यानी आपके लेन देन करना, यानी आपके जो है ट्रांजेक्टिव। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द आपके मेंटोरिंग यानी उपदेश देना, ये नहीं आता है। योजना बनाना, उसका आकलन करना, आपका जो है ट्रांजेक्टिंग करना, ये आएगा, लेकिन उपदेश देना इसमें नहीं आता है, यानी मेंटोरिंग करना इसमें नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं है?
बुलेटिन बोर्ड आप सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडिंग बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड में आपने देखा होगा कि जो बुलेटिन बोर्ड होता है उस पर बेसिकली सूचनाएं आती हैं और एक लिखित रूप में सूचनाएं दी जाती हैं, जिसको जो है लर्नर के द्वारा उसे जो है उस सूचना को प्राप्त किया जाता है। तो इसमें से पूछ रहा है क्या नहीं आती, यानी कौन सी चीज़ है जो नहीं आएगी। क्या वो बुक जैकेट है या फिर ब्रोशर है, यानी आपके जो ब्रोशर आते हैं, तो ब्रोशर आपने देखा होगा ना, ब्रोशर आया आपने उसको लिंक किया, पूरा आपको डिटेल उसमें गिवन होता है, या फिर कोई फोटोग्राफ्स हैं या फिर टीचर हैं। तो जब भी बुलेटिन बोर्ड की बात होती है तो उसमें टीचर नहीं आता है, ठीक है, टीचर उसमें नहीं आएगा। आपके बुक जैकेट्स हो सकते हैं, आपके ब्रोशर हो सकते हैं। ब्रोशर का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे। ब्रोशर बोलते हैं ना कि तुम मुझे एक ब्रोशर दे दो, मैं वहाँ से उसे एक्सेस कर लूँगी या कर लूँगा, तो वो हो जाते हैं। फोटोग्राफ्स में ही आ जाते हैं। पोस्टर्स भी आपको बुलेटिन बोर्ड पे देखने के लिए मिलते हैं, बट टीचर का जो रोल होता है वो आपके बुलेटिन बोर्ड में शामिल नहीं होता है। प्रारंभिक सर्वेक्षण को अक्सर क्या कहा जाता है, यानी व्हाट इज़ द प्राइमरी सर्वे ऑफन कॉल, यानी प्राइमरी सर्वे क्या है, मेन सर्वे, पायलट सर्वे, सेकेंडरी सर्वे या फिर एक्सप्लोरेटरी सर्वे। सो इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको समझने बेहद इम्पॉर्टेंट है। मेन सर्वे का मतलब होता है जब आपने पूरा अपना काम कर लिया या फिर आपको डेटा नहीं मिला है तो आप जो है सर्वे करना है उस बीच, ठीक है, तो आपका मेन सर्वे हो जाता है। पायलट सर्वे का मतलब होता है कि जब हमें किसी भी रिज़ल्ट को प्रीवियसली चेक करना है, यानी एक पूरे आपने जो भी डिजिटेशन बनाया या फिर जो थीसिस लिखे हैं उसका एक पायलट सर्वे किया जाता है, यानी प्रीवियसली उसकी सारी चीज़ें निकाल के देखी जाती है, एक सूक्ष्म रूप से सर्वे किया जाता है। सेकेंडरी सर्वे जैसे ऐसा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे एक बात करेंगे हम एक्सप्लोरेटरी सर्वे। यहाँ पे दो वर्ड एक बहुत ही सिमिलर होते हैं, एक तो एक्सप्लोरेटरी है, एक होता है एक्सप्लानेटरी, ठीक है। तो जब भी बात करें एक्सप्लोरेटरी की तो एक चीज़ समझें आप कि नई चीज़ों को खोजना, नई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना। जब भी हम एक्सप्लोरेटरी की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉज प्लस इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता है। ये पूरी तरीके से जब भी हम एक्सप्लोरेटरी सर्वे की बात करते हैं या फिर एक एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं या डिज़ाइन की बात करते हैं तो इसमें आपके कॉज एंड इफेक्ट देखे जाते हैं, आपके रिलेशनशिप बिल्ड किए जाते हैं, जो आपके वेरिएबल हैं, जो आपके वेरिएबल है उनमें जो है मैनिपुलेशन लाया जाता है, यानी उन वेरिएबल्स में आप देखेंगे तो मैनिपुलेट करके भी देखा जाता है कि डेटा पे क्या कॉज पड़ रहा है, जो डेटा कॉज क्रिएट कर रहा है उस डेटा से दूसरे डेटा पे या फिर दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट कर रहा है। ये हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। इसी के साथ ही होता है एक्सप्लानेटरी। एक्सप्लानेटरी रिसर्च इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें किसी भी चीज़ पे किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता, कॉज एंड इफेक्ट नहीं देखे जाते, कोई चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है, जैसा डेटा है एज इट इज़ उसे जो है एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि प्राइमरी सर्वे ऑफन कॉल्ड, यानी प्राइमरी सर्वे क्या है, इसमें आ जाएगी हमारी पायलट स्टडी, यानी पायलट सर्वेक्षण। नेक्स्ट वन इज प्रायोगिक अनुसंधान में नियंत्रण शब्द का उल्लेख करता है क्या। इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च व्हाट डज द कंट्रोल रेफर टू, यानी कंट्रोल का मतलब क्या है, कंट्रोल किस चीज़ की बात करना चाहता है, इन्हांसिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशन को या फिर रिस्टेनिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को या फिर इग्नोरिंग एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को या फिर मैक्सिमाइज बड़ा करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को। क्या ये सारी चीज़ें होती हैं? नहीं। जब भी हम बात करते हैं जो कंट्रोल्ड हैं, वो जो स्थितियां हैं उनको रोक के रखता है, यानी उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक क्लासरूम में हैं, आपने क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपके पास कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आपके लाइट्स हो गए, फ़ैन हो गए, साथ ही साथ कोई डिस्ट्रैक्शन आपके जो है हो रही है तो उसे आप जो है डोर को शट करके उस नॉइज़ से, उस वाइंड से, उस डिस्ट्रैक्शन से आप जो है बच सकते हैं। तो ये आपके एज ए कंट्रोल्ड वेरिएबल के रूप में कार्य करते हैं। अब ये भी कंट्रोल वेरिएबल, कहीं कहीं कंट्रोल वेरिएबल जो है आप कंट्रोल कर सकते हो, कहीं कहीं पे ये वेरिएबल कंट्रोल नहीं होते हैं।
ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इट विल बी द बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी restraining experimental conditions. Okay, next one is कंप्यूटर समंग विश्लेषण में कौशल विकसित करते समय शोधकर्ता को पहला कदम क्या पता होना चाहिए, यानी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप रिसर्चर मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हेन डेवलपिंग स्किल इन कंप्यूटर डेटा एनालिसिस, यानी क्या उसको पहला कदम उसका होना चाहिए, स्टोरिंग द डेटा इन द कंप्यूटर, या फिर एग्जीक्यूशंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटा ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोडिंग, या फिर सिलेक्शंस ऑफ अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर पैकेज, क्या ये सारी चीज़ें उसे करनी चाहिए। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द डेटा ऑर्गेनाइज एंड कोडिंग, यानी डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसकी बेसिकली कोडिंग करना। बात यहाँ पे पूछी गई है एनालिसिस की, यानी इसमें आपका हो जाएगा विश्लेषण, यानी जो भी आप उसका विश्लेषण करेंगे उसमें हो जाएगा समंग, संगणक और कोडिंग। नेक्स्ट वन इज एक व्यापक शोध रिपोर्ट लेआउट के 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी जब आप एक शोध रिपोर्ट तैयार करते हैं उसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, यानी व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट लेआउट, यानी जब आप कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च रिपोर्ट लेआउट रेडी करते हैं तो उसमें क्या 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्या पहला आपका इंट्रोडक्शंस, मेथड एंड रिजल्ट होता है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट, लिटरेचर रिव्यू, या फिर कंक्लूजन, या टाइटल का पेज, रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। सो प्राइमरीली पेज, मेन टेक्स्ट एंड एंड मैटर, क्या ये होता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द डी नंबर ऑप्शन। वाई, क्योंकि प्राइमरीली पेज में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर मेन कंटेंट होता है यानी मेन टेक्स्ट बनता है, एंड द एंड मैटर बेसिकली बनाया जाता है जिसमें आपके कंक्लूजन, अपेंडिक्स ये सारे आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन आप सभी को पता होगा। मेथड का मतलब होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसकी मेथड से करेंगे, क्या आपके मेथड क्वालिटेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, या ट्रायंगुलेशन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट का मतलब जो आपका रिजल्ट बाद में आता है। एब्स्ट्रैक्ट का एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप सूक्ष्म छोटे चीज़ में आप अपने पूरी रिसर्च का निचोड़ बताते हैं, उसमें रिजल्ट डिस्कशंस होते हैं, मेथोडोलॉजी भी होती है, उसमें सारी चीज़ों को आप बहुत ही 200 to 250 वर्ड में आप जो उसे एक्सप्लेन करते हैं। लिटरेचर रिव्यू गैप आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी किसी भी रिसर्च में क्या गैप है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम बेसिकली रिव्यू लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू करते हैं। कंक्लूजन आप सभी को पता होगा, टाइटल पेज होता है जो हमारा टाइटल होता है। अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ आती है टाइटल पेज में, एक होता है हमारा APA, बेसिकली हमारे यहाँ APA और MLA ही यूज़ किया जाता है, एंड दूसरा होता है हमारा MLA। तो APA का मतलब होता है आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ठीक है, तो APA में आपका आ जाता है जो टाइटल पेज होता है, इसमें ये होता है कि आप इसे जो है इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, इटैलिक करने के साथ साथ इसमें जब आप इसके रेफरेंसेस लिखते हैं तो इसमें कॉमा वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम MLA की बात करते हैं तो इसमें जो लेटर होते हैं यानी जो टाइटल का पेज होता है, जो टाइटल होता है, उसे आप कर सकते हैं बोल्ड और उसे आप कर सकते हैं कैपिटल लेटर में। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आप इससे याद रखिएगा। रेफरेंसेस आप सभी को पता होगा कि रेफरेंसेस में बेसिकली कई प्रकार के रेफरेंसेस होते हैं आपके ये रेफरेंसेस APA हो सकती है, आपके ये रेफरेंसेस आपके MLA हो सकते हैं, एंड द शिकागो हो सकता है आपका, एंड इसके अलावा एक MHAR करके है, ये भी आपका हो सकता है। लेकिन मोस्टली जो आर्ट एंड साइंस के एंड ह्यूमैनिटीज़ के होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ साइंस के स्टूडेंट होते हैं, ये बेसिकली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो MLA के जो स्टाइल, जो MLA रेफरेंसिंग लिखी जाती है वो बेसिकली ह्यूमैनिटीज़ में लिखी जाती है। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ के जो स्कॉलर्स होते हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ के जो रिसर्चर होते हैं वो MLA स्टाइल को फॉलो करते हैं। APA में आपके सारे आर्ट्स आ जाते हैं, आर्ट्स के हो गए, एंड देन आपके ये सारे लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। सो आई डोंट थिंक कि इसमें और कोई टर्म्स है जो मुझे बताने चाहिए। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द प्रारंभिक पृष्ठ, मुख्य भाग एंड अंतममला। ओके,
आप जो है इन मैटर। ओके, सो डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सही और गलत आचरण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द थियरी ऑफ राइट एंड रॉन्ग? कॉल कंडक्ट कॉल क्या होता है? क्या वो मोरल वैल्यू है, प्रिंसिपल्स हैं, या फिर मूल्य हैं यानी वैल्यूज़ है, या फिर इथिक्स हैं? तो जब भी हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द राइट एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग, तो ये हमारे आ जाते हैं इथिक्स में। अब जब आप इथिक्स के, तो इसमें बहुत ही एक क्वेश्चन पूछे हैं और एनटीए भी एक दो क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन आप जब पीएचडी करेंगे तो ड्यूरिंग द आपके कोर्स वर्क इथिक्स के बारे में क्या क्या नैतिक इथिक्स होते हैं, यानी क्या क्या इथिक्स हैं रिसर्च को लेकर के बहुत ही डिटेल में वहाँ पे समझाया जाएगा। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है जिसका आंसर मैं नहीं कराऊंगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पैराग्राफ अलग अलग आते हैं एंड पैसेज गिवन है, सॉरी ये आपका एक पैसेज गिवन है, तो हर एग्ज़ाम में पैसेज अलग अलग आते हैं, तो वे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करने होते हैं। टोटल 5 होते हैं, जिसमें आपको बहुत ईजिली 10 नंबर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो हम टोटल 15 से नहीं करेंगे, 16 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि सब वेरी करता है, जितने भी इसमें पैसेज गिवन होते हैं सब वेरी करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसे जान के। नाउ मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट, इनमें से कौन सा गैर मौखिक संचार का प्रकार नहीं है? ध्यान से देखिएगा, नहीं पूछा है। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी इनमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है? ऑप्शन गिवन है आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, यानी जो भी आप स्माइल करते हैं, सैड होते हैं, ये आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो गए। जेस्चर एंड पोस्चर, आपने ऐसे किया है, ऐसे किया है, ऐसे करके बैठे, कुछ भी वट एवर जेस्चर एंड पोस्चर आपका जो भी है, क्या ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है? या फिर सिम्बॉलिक लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द सी नंबर ऑप्शन, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता है। यानी आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, जेस्चर एंड पोस्चर्स हो गए, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, लेकिन जहाँ पे भी लैंग्वेज की बात कर दी वहाँ पे आपके वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो ये आपका किस में आ जाएगा? वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको कम्युनिकेशन के बारे में पता होगा कि कम्युनिकेशन एक तो हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम बेसिकली मौखिक रूप से बोल के संचार को पहुँचाते हैं, उसके कई मीडियम होते हैं पहुँचाने के। दूसरा होता है नॉन वर्बल, जिसमें हम बेसिकली बोलते नहीं हैं, रिटन पार्ट हो सकता है, आपके बिना बोले आपके जेस्चर हो सकते हैं, पोस्चर हो सकते हैं, आई कांटेक्ट हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, कोई रास्ते में आप जा रहे हो तो कोई सिग्नल हो सकता है, जो आपके सिग्नल्स दिखते हैं रेड ब्लू ग्रीन, इस तरीके की जो लाइटें हैं, वो सब आपके जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज, संचार की प्रक्रिया एक गतिशील लेन देन संबंधी दो तरफा प्रक्रिया है, होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक संचार दो तरफा नहीं होगा वो सक्सेसफुल संचार नहीं माना जाएगा, जिसे 6 चरणों में विभाजित किया गया। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज द डायनामिक, यस डायनामिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और डायनामिक का मतलब होता है कुछ ऐसे। ट्रांजेक्शनल, यस ट्रांजेक्शनल होना जरूरी है। 2 वे प्रोसेस दैट कैन बी ब्रोकन इनटू द 6 फेजेस, क्या क्या वो 6 फेजेस हैं आपके? तो मैं इसे ज़रा सा मिनिमाइज़ कर दे रही हूँ तो पूरा ये दिखेगा। नाउ अब हम यहाँ से बात करेंगे। पहला जो फेज़ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? तो इसका एक सेकंड, अभी ये प्रॉपर तरीके से जो है दिखेगा। पहले इसमें गिवन है सेंडर हैज़ एन आइडिया, यस आइडिया आने के बाद ही तो सेंडर जो है मैसेज को जो है उसको उसकी इनकोडिंग करेगा। तो पहला ऑप्शन आपके पहले ही आएगा कि जो सेंडर है हैज़ एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया आया कि वो जो है, जैसा मैंने इससे पहले मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया उसमें भी मैंने बताया कि आइडिया विचार थॉट्स पहले आते हैं, उसके बाद सेंडर जो है उस आइडिया विचार थॉट को मैसेज में इनकोड करता है, ठीक है? तो आपका इसमें जो है आइडिया पहले आएगा, तो इसमें से ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाए, इनकरेक्ट एंड दिस ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है? उसके बाद आ जाएगा रिसीवर गेट द मैसेज, नहीं रिसीवर कैसे मैसेज गेट कर लेगा? सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, नहीं रिसीव डिकोडिंग, सेंडर इनकोडिंग एंड रिसीव सेंडर फीडबैक, नहीं फीडबैक ही हमारा सबसे लास्ट में आएगा। तो इन दोनों में यदि हम देखें तो दोनों में ही गिवन है
तो इसमें हम चलेंगे कि ये सेंडर इनकोड मैसेज, यानी पहले उसके अंदर जो है आइडिया जनरेट होगा, उस आइडिया को वो क्या करेगा, उसकी इनकोडिंग करेगा, उस मैसेज की इनकोडिंग करेगा। मैसेज के इनकोड होने के बाद बेसिकली वो उस मैसेज को ट्रांसमिट करेगा, किसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से। ठीक है, अब ये मीडियम कोई सा भी हो सकता है, मैंने मॉर्निंग के क्लास में एज वेल एज कम्युनिकेशन की क्लास में मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, जब मैसेज ट्रांसमिट हो जाएगा तो उस मैसेज को किया जाएगा बेसिकली रिसीव। ठीक है, उस मैसेज की होगी रिसीविंग। ओके, तो रिसीव होगा, रिसीव करके जो है मैसेज को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, उससे मैसेज को आप जो है प्राप्त करेंगे, तो ये जो आपका हो जाएगा 4 नंबर। एंड प्राप्त करने के बाद उसे आप करेंगे डिकोड 5th नंबर। एंड सबसे लास्ट में आता है आपके फीडबैक। सो इसमें बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यानी जब भी एक सेंडर के मन में आइडिया आएगा, अब वो आइडिया कैसे आ गया, यदि इससे पहले प्रॉब्लम पूछा होता तो इससे आइडिया से पहले भी प्रॉब्लम आ जाएगी। सो किसी भी प्रॉब्लम को देख के आइडिया जनरेट होता है सेंडर के मन में। सेंडर जो है उस मास कम्युनिकेशन को या फिर मास जनता तक अपने चीज़ों को पहुंचाने के लिए बेसिकली उस मैसेज का जो है उस आइडिया को जो है मैसेज में कन्वर्ट करता है। ट्रांसमीटर्स के माध्यम से मैसेज को चैनल के थ्रू यानी मीडिएटर के थ्रू उस पॉपुलेशन तक पहुंचाता है जहां पे उस मैसेज की आवश्यकता है। उस मैसेज को बेसिकली जो रिसीवर है उसे प्राप्त करता है, उसे पढ़ता है, समझता है, सुनता है, इसके कोई भी हो सकते हैं। यानी उस मैसेज को वो अंडरस्टैंड करता है। आफ्टर दैट वो उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोड करने के बाद वो उसे जो है बेसिकली जब वो डिकोड करता है उसी दौरान वो उस मैसेज का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाता है। लास्ट में वो उसे फीडबैक देता है। फीडबैक आने का मतलब एक ही है कि आपका मैसेज सक्सेसफुली डन हो गया है। ठीक है, सो बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित व्यावसायिक सेटिंग परिस्थिति में निम्नलिखित में से किस संचार बाधा में गलत फहमी पैदा करने का सबसे अधिक संभावना होती है? किस में होती है? बेसिकली जब प्रोफेशनल सेटिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशंस बैरियर इज द मोस्ट लाइकली कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग? कौन से ऐसे बैरियर हैं जो मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज कर सकते हैं? ठीक है, क्या वो कल्चरल डिफरेंस हो गया, या फिर फिजिकल बैरियर हो गया, आपके जो है टेक्निकल लैंग्वेज हो गया, या फिर आपके स्टेटस डिफरेंस? क्या आपके सभी के स्टेटस डिफरेंस है तो वो आपके जो है बैरियर क्रिएट कर सकते हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज़ द कल्चरल डिफरेंस यानी सांस्कृतिक अंतर। नेक्स्ट वन इज आप एक डायरी या जर्नल रखते हैं जहाँ पे आप दिन भर में हुई चीज़ का हिसाब रखते हैं, वो क्या होगा आपका? क्या वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गया या इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है 2 व्यक्ति यानी 2 पर्सन। इंट्रापर्सनल खुद से बात करना, ठीक है, अंतर व्यक्तिक संचार हो गया। मास कम्युनिकेशन बड़ी पॉपुलेशन, आपके यहाँ पे 200 प्लस 500 1000 अनलिमिटेड पॉपुलेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या वो आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है? सो नो, ये आपके इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। आप खुद ही आप अपना हिसाब किताब लेखा जोखा रख रहे हैं, खुद ही आप चीज़ें लिख रहे हैं, तो वो आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या अंतर्वैयक्तिक संचार आपका हो जाएगा। यानी विद बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तकनीक के माध्यम से संदेश प्रेषित किया जाता है, अभी मैंने प्रीवियसली ऊपर ही आपको बताया, उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी इज टर्म एज, क्या है आपके? मीडिएटिंग कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, या फिर आपके नॉन ऑफ द एबव। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैंने प्रीवियसली आपको इस क्वेश्चन को, अभी हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर किया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन उसी को पूछा है इसने, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसने पूछा है कि द प्रोसेस बाय विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सम टेक्नोलॉजी, जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जो हम चैनल का यूज़ करते हैं,
या फिर जो हम मीडिएटर का यूज़ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे मीडिएटिंग कम्युनिकेशन है। इन्हीं के माध्यम से कम्युनिकेशन जो है वास क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। सो बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन 21 नंबर से हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कल के वीडियो में। यदि आप जो है ये आपको क्वेश्चन पेपर सही लगा होगा, चीज़ें सही लगी होंगी, तो इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब